वंदे मातरम विद्यार्थियों, भाटिया आश्रम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उपनयन श्रृंखला के इतिहास विषय के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनकी व्याख्या के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्न संख्या 91, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई थी? कांग्रेस की स्थापना से संबंधित प्रश्न है, तो इसका आंसर है 1885 में। एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई और इसका प्रथम अधिवेशन जो है दिसंबर 1885 में बंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कि 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर, जो पहले कांग्रेस जो है उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ और उसका नाम अब बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया और दादा भाई नौरोजी के द्वारा सुझाव दिया गया। और इस सम्मेलन में कुल, प्रथम सम्मेलन की यदि हम बात करें तो कुल 72 सदस्य थे। बहत्तर सदस्यों ने भाग लिया और प्रथम अधिवेशन पहले पूना में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन अकाल की वजह से इसे बदलकर यहां कर दिया गया बंबई में। पहले प्रस्तावित पूना में, लेकिन अकाल के कारण बदला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक का नाम लिखिए। ये एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी, आईसीएस अधिकारी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में की थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है 1906 तक कांग्रेस के महासचिव भी रहे थे, 1906 ईस्वी तक कांग्रेस महासचिव रहे। अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1906 तक कांग्रेस के महासचिव रहे। इसके अलावा जनता के मित्र नामक एक पत्रिका भी इनके द्वारा प्रकाशित की जाती थी। जनता के मित्र, यह पत्रिका एओ ह्यूम की थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हमने एओ ह्यूम से संबंधित देखे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में इसका आयोजन किया गया था और प्रथम सम्मेलन जो है 1885 में अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी और इस सम्मेलन में कुल 72 सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया था। कुल 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी मांगे या प्रस्ताव इस समय रखे गए थे। प्रमुख प्रस्ताव या मांगे जो थी उनके बारे में, केंद्र और प्रांतीय जो विधान परिषदों का विस्तार, ये बात रखी गई कि केंद्र व प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार, पहली मांग ये थी। इसके अलावा सैनिक खर्चों में कमी करना, सैनिक खर्च में कमी की जाए, सिविल सेवा का आयोजन, आयोजन से संबंधित जो मांग है कि भारत में की जाए, और उम्र से संबंधित भी एक मांग इसमें रखी गई थी। और प्रशासन की जांच के लिए, कि भारतीय प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन की मांग रखी गई थी। प्रशासन की जांच हेतु रॉयल कमीशन।
ये कुछ प्रमुख मांगे प्रथम सम्मेलन में, कांग्रेस के पहले सम्मेलन में रखी गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम लिखिए। तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 के अधिवेशन में अध्यक्षता की गई। कांग्रेस के सह संस्थापक सदस्य थे। और कालांतर में 1892 में जो कांग्रेस का इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ, आठवां अधिवेशन इलाहाबाद 1892 ईस्वी, उसमें भी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 8वें अधिवेशन के भी ये अध्यक्ष रहे थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांग्रेस पर आरंभ में उदारवादियों का प्रभुत्व था। किन्हीं 3 प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम लिखिए। 3 प्रमुख उदारवादी कि 1885 से लेकर 1905 तक राष्ट्रीय आंदोलन की यदि धाराओं को हम देखें तो 1885 से 1905 तक का जो समय है उसे उदारवादी चरण कहा जाता है। देख लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1905, 1905 से लेकर 19 और 1919 से लेकर 47 तक। तो पहला चरण जो है उसे उदारवादी, दूसरा उग्रवादी और तीसरा गांधीवादी चरण कहलाता है। तो बात कर रहे हैं कि जो पहला चरण था उसके 3 प्रमुख नेताओं के नाम, तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये कुछ महत्वपूर्ण नेता थे। और राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण है 1885 से 1905 ईस्वी, इसे नरमपंथी युग भी कहा जाता है। नरमपंथी, दूसरा जो है गरमपंथी और तीसरा गांधीवादी। और इस समय कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था या महत्वपूर्ण योगदान था इनका। अगला है कांग्रेस का प्रमुख उग्रवादी चरण जो है उसके नेताओं से संबंधित, उसके नेताओं के नाम लिखने के लिए कहा गया है इस प्रश्न में। तो उग्रवादी चरण के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उग्रवादी चरण जो है 1905 से लेकर 1919 तक का जो समय है वो उग्रवादी चरण। कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन का जो काल है 1905 से 1919 का, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल और अरविंद घोष ये प्रमुख नेता थे। अरविंद घोष और इस समय इसे नवराष्ट्रवाद युग भी कहा जाता है और जिसका जनक कहा जाता है तिलक महोदय को। नवराष्ट्रवाद युग और जनक है तिलक। नवराष्ट्रवाद युग का जनक तिलक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो द्वितीय चरण है 1905 से 1919 उसे गरमपंथी युग कहा जाता है और इस समय उग्रवादी नेताओं का प्रभुत्व था। कांग्रेस में इस समय उग्रवादी नेताओं का प्रभुत्व था और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को राष्ट्रवाद की त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। राष्ट्रवाद की त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। लाल बाल पाल को राष्ट्रवाद की त्रिमूर्ति कहा जाता है और इन्होंने जो उदारवादियों की अनुनय विनय की जो नीति थी उसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है। उदारवादियों की अनुनय विनय नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है। इस प्रकार से संबोधित किया है और इस चरण में स्वदेशी आंदोलन से संबंधित और क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। स्वदेशी
एवं क्रांतिकारी आंदोलन शुरू। 1905 से लेकर 1919 तक स्वदेशी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट उग्रवादियों से संबंधित, उग्रवादी नेता जो है उनसे संबंधित और उनकी गतिविधियों से संबंधित हमने देखे। अगला प्रश्न है 1897 में पूना के प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड और उसके सहायक आर्यस्ट की हत्या किसने की थी? 1897 की घटना के बारे में यहां जिक्र किया गया है और उसमें नाम है चापेकर बंधु। 1897 में दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड और उसके सहयोगी आर्यस्ट की हत्या कर दी। चापेकर बंधुओं को इसके बाद में फांसी की सजा दे दी गई और तिलक को मराठा जो अंग्रेजी भाषा में तथा केसरी जो मराठी भाषा में समाचार पत्रों के माध्यम से क्रांतिकारी भावनाओं को प्रोत्साहित करने या भड़काने के कारण तिलक को 18 माह की सजा सुनाई जाती है। 18 महीने की सजा तिलक महोदय को सुनाई जाती है। तो अब इसके अलावा जो फैक्ट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारत में किसी भी यूरोपीय की यह पहली राजनीतिक हत्या थी। कौन सी? रैंड प्लेग कमिश्नर की जो हत्या थी, भारत में किसी भी यूरोपीय की पहली हत्या। की पहली राजनीतिक हत्या। और दोनों चापेकर बंधु जो है वो हिंदू धर्म संघ से जुड़े हुए थे। चापेकर बंधु जो है दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर हिंदू धर्म संघ नामक संगठन से जुड़े हुए थे। हिंदू धर्म संघ नामक संगठन से ये जुड़े हुए थे। और प्लेग कमिश्नर जो है, प्लेग कमिश्नर ने यहां अमानवीय कृत्य किया, इसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। और कालांतर में हम देखते हैं कि 1918 में जो विद्रोह समिति की जो रिपोर्ट आती है उसके अंदर कहा जाता है कि 1897 में चापेकर बंधुओं के द्वारा जो कृत्य या जो घटना को अंजाम दिया गया, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत वहीं से होती है। 1918 की विद्रोही समिति रिपोर्ट में कहा जाता है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत आंदोलन जो शुरू होता है वो इसी घटना से, प्लेग कमिश्नर की हत्या के साथ शुरू होता है। अगले प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे कि किस गवर्नर जनरल के काल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। किस गवर्नर जनरल के काल में बंगाल विभाजन हुआ? तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। और कर्जन का जो कार्यकाल है 1899 से लेकर 1905, और 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। जो 19 जुलाई 1905 को प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि किस तिथि को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। इसके निर्णय की घोषणा कब की गई तथा बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? लागू यह होता है 16 अक्टूबर 1905 को और निर्णय की घोषणा की जाती है 19 जुलाई 1905 को। 16 अक्टूबर और 19 जुलाई ये दो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। और अंग्रेजों ने इस बंगाल विभाजन का तर्क दिया था प्रशासनिक। अंग्रेजों ने तर्क दिया इस बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारणों से इसका विभाजन किया गया है। लेकिन वास्तविक रूप से हम देखें तो बंगाल में उस समय जो राष्ट्रवादी गतिविधियां संचालित हो रही थी, राष्ट्रवादी गतिविधियों को दबाने के लिए यह बंगाल विभाजन किया गया था। वास्तविक रूप से राष्ट्रवादी गतिविधियों के दमन हेतु इस कृत्य को अंजाम दिया गया था। और यहां पे 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन बंगाल विभाजन लागू होता है,
टैगोर के सुझाव पर रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है? टैगोर के सुझाव पर रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया जाता है इसी दिन। बनर्जी जो है बहिष्कार प्रस्ताव पारित करते हैं 7 अगस्त 1905 को। तो ये बंगाल विभाजन और कर्जन से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं और फैक्ट हैं उनके बारे में हमने देखा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई थी? मुस्लिम लीग से संबंधित सन के बारे में पूछा गया है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक जो शिष्टमंडल है वो शिमला में वायसरॉय मिंटो से मिला और 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई तथा नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष बनते हैं, जबकि वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। वकारुल मुल्क इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं और इसके उद्देश्यों से संबंधित हम देखें तो वो प्रमुख उद्देश्य है कि मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना। मुस्लिम लीग के उद्देश्य जो है मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा, इसके अलावा ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना, ये प्रमुख उद्देश्य थे। अगला प्रश्न है कि लंदन में इंडिया हाउस से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और यह विदेशी धरती पर सबसे पुरानी भारतीय क्रांतिकारी संस्था थी। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि विदेशी धरती पर सबसे पुरानी भारतीय क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? तो वो थी इंडिया होम रूल सोसाइटी और इसके द्वारा इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया तथा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति। स्वशासन प्राप्ति, भारत के लिए स्वशासन प्राप्ति, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। और कालांतर में हम देखते हैं कि वीडी सावरकर जो एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जिनका प्रमुख योगदान था, उन्होंने 10 मई 1907 को 1857 की क्रांति की अर्धशताब्दी बनाने का निश्चय किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर वीडी सावरकर ने 10 मई 1907 को 1857 की क्रांति की अर्धशताब्दी मनाने का निर्णय लिया था।
मनाने का निर्णय लिया। और इंडिया हाउस के ही सदस्य मदन लाल धिंगड़ा के द्वारा कालांतर में करजन वायली की 1 जुलाई 1909 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मदन लाल धिंगड़ा एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी और है। 1 जुलाई 1909 को करजन वायली की हत्या कर दी गई। और वीडी सावरकर जो है इस हत्याकांड के आरोप में वीडी सावरकर पर 1910 में नासिक षड्यंत्र केस चलाया जाता है। 1910 में सावरकर पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया जाता है। इस हत्याकांड के विरोध में सावरकर पर भी केस चलता है नासिक षड्यंत्र के नाम से। अगला प्रश्न है कांग्रेस का सूरत विभाजन। सूरत विभाजन किस सन में हुआ था? इस अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट रूप से बंट गई थी। एक धड़ा नरमपंथियों तथा दूसरा धड़ा गरमपंथियों का था। ये कांग्रेस का 23वां अधिवेशन, कांग्रेस का 23वां अधिवेशन जो सूरत में मनाया गया और ताप्ती नदी के किनारे। ताप्ती नदी के किनारे इस अधिवेशन को, पहले यह अधिवेशन जो है नागपुर में होने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं जो उदारवादी थे उनको यह लगता था कि तिलक महोदय अध्यक्ष न बन जाए, इसलिए उन्होंने इस अधिवेशन को सूरत में करवा लिया। सूरत में करवा लिया, उदारवादियों के द्वारा सूरत में करवा लिया। सूरत जो कि उस समय बंबई प्रांत में पड़ता था और नागपुर जो उस समय मध्य प्रांत में पड़ता था। तो मेजबान होने के कारण तिलक महोदय जो है अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते थे। यानी कि मेजबान होने के नाते तिलक महोदय इस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते थे। तो उग्रवादियों के द्वारा लाला लाजपत राय को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया गया, जबकि उदारवादी रास बिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और अंततः रास बिहारी घोष ही इस सम्मेलन के अध्यक्ष बनते हैं और दोनों पक्षों में संघर्ष के बाद कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो हम बात करेंगे कि पहले ये जो अधिवेशन था वो नागपुर में प्रस्तावित था, कालांतर में उदारवादियों ने इसे यहां सूरत में प्रस्तावित करवा लिया, सूरत में आयोजित करवाया। तो सूरत अधिवेशन की हम बात करें, 23वां अधिवेशन और ताप्ती नदी के किनारे जिसकी अध्यक्षता की गई रास बिहारी घोष के द्वारा। अगला है किस अधिनियम के माध्यम से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दिया गया था? पृथक निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दिया, तो इसका आंसर है 1909 का अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। लॉर्ड मार्ले ने वॉइसरॉय मिंटो को एक पत्र में पृथक निर्वाचन के बारे में लिखा है कि हम नागदांत ड्रैगन्स टीथ बो रहे हैं जिसकी फसल कड़वी होगी, ये स्टेटमेंट पूछा भी जाता है एग्जाम में कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया और किस समय दिया गया था। मार्ले मिंटो सुधार में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें विधि मंत्री बनाया गया था। विधि मंत्री बनाया और यही जो अधिनियम था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था, इसी ने सांप्रदायिकता और भावी विभाजन के बीज भी बो दिए थे। सांप्रदायिकता एवं भावी विभाजन के बीज बो दिए। तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें हमने चर्चा की। अगला है महात्मा गांधी किस सन में दक्षिण अफ्रीका से
भारत लौटे थे 1915 में, और एग्जैक्ट डेट की यदि हम बात करें तो 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। और इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हम प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस को मनाते हैं। अफ्रीका से वापस भारत आए और 1915 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। और 1915 में यदि हम बात करें तो बंबई के कांग्रेस अधिवेशन में 1915 का जो बंबई में कांग्रेस अधिवेशन, इसमें गांधी जी के द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की गई थी। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की गई। और सबसे पहले यदि कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में यदि भाग लेने से संबंधित कि भारतीय राजनीति में सबसे पहले सार्वजनिक उपस्थिति यदि दर्ज करवाई गई तो वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय 1916 में 1916 में बीएचयू के उद्घाटन में सर्वप्रथम सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज करवाई गई। राजनीतिक तौर पर यदि सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज करवाई गई तो वो थी 1916 के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय। कांग्रेस का वह अधिवेशन 1916 में कहां हुआ जिसमें उदारवादी और उग्रवादी फिर से एक हो गए थे। जो 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग होते हैं, वो कालांतर में 1916 में लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक हो जाते हैं। और इस लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो थी अंबिका चरण मजूमदार। प्रश्न भी पूछा जाता है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, और यह जो समझौता है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ था। और इसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है। एक 1907 में सूरत अधिवेशन में निष्कासित गर्मपंथियों को पुनः कांग्रेस में प्रवेश मिला। जो 7 में सूरत अधिवेशन में गर्मपंथियों को निष्कासित किया गया था वो 16 में जाकर उनको वापस कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। और दूसरा, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में एक लखनऊ समझौता होता है ये, जिसमें तिलक और जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका। और कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन मंडल की जो मांग को औपचारिक रूप से स्वीकृति दी थी। इसी के तहत, इसी लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक मंडल को औपचारिक स्वीकृति दी। थी। आज का अंतिम प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में कहां पर किया था? तो इसका आंसर है चंपारण, और चंपारण बिहार में स्थित है। चंपारण बिहार में यहाँ के नील किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए गांधी जी यहाँ के एक नेता, जिसका नाम पूछा जाता है कि किस नेता के आग्रह पर गांधी जी वहां पे जाते हैं, राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर यहाँ पे जाते हैं, राजकुमार शुक्ल। और गांधी जी का यह पहला राजनीतिक आंदोलन था। पहला राजनीतिक आंदोलन। अंग्रेज व्यापारियों ने चंपारण के किसानों को कुछ अग्रिम राशि देकर उन्हें भूमि के 3/20 भाग पर
यानी कि 3/20 भाग पर नील की खेती करने का समझौता किया और यह प्रथा जो है तिनकठिया प्रथा कहलाती थी। और प्रश्न भी पूछा जाता है कि तिनकठिया प्रथा किस आंदोलन से संबंधित थी। तिनकठिया प्रथा किस आंदोलन से संबंधित थी? तो गांधी जी का जो चंपारण या बिहार चंपारण का जो किसानों का जो आंदोलन था उससे संबंधित थी। और गांधी जी इसमें पहली बार इस समय गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। गांधी जी की प्रथम गिरफ्तारी। चंपारण आंदोलन में। के समय। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित व्याख्या पे हमने चर्चा की। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे अगले 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।